हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन माइक्रोबायोलॉजी बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में आपके टोटल 4 यूनिट हैं, बट यूनिट में कन्फ्यूजन बहुत है कि कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, और उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे इसका तो डाउट सबसे बड़ा रहता है एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन रिलेटेड डाउट हो या फिर कैसे अटेम्प्ट का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आपको जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियो या फिर एग्ज़ाम में कैसे आपको यूटिलाइज़ करना है, कैसे आपको लिखना है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। इन्फेक्शन कंट्रोल की सेपरेट वीडियो रहेगी, एचएन सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो रहेगी, और हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। इट मीन्स हर एक यूनिट का मैं आपको टॉपिक्स शेयर कर दूँगी। उस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर आपका प्रिपेयर नहीं है तो सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपका प्रिपेयर है तो आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने रिवीजन के लिए। अगर वो भी आपने कंप्लीट कर लिया तो बस आपको उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किसका करना है? आपको डेफिनेशन लिख के देखनी है, क्योंकि कभी क्या होता है हम लोगों को डेफिनेशन लर्न होती है, बट जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। और डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो ऑथर नेम के द्वारा ही लिखें। कोशिश करिएगा अपनी तरफ से ना ऐड ऑन करें, क्योंकि जो ऑथर नेम वही आपकी डेफिनेशन होती है वो आपको एज इट इज़ लिखनी होती है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की। अब जैसे कि बैक्टीरिया वायरस के डायग्राम है, फंगाई के हैं, पैरासाइट्स के, तो वो एक बार ही नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएंगे उतना आपका कम टाइम यूटिलाइज होता है डायग्राम में। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर वहाँ पे आप डायग्राम बनाते हो तो नहीं याद आते कि कैसे बनाना है, कैसे लेबलिंग है, बट अगर आप प्रैक्टिस के बाद जाते हो ना, वो तो बहुत जल्दी बनता है डायग्राम, प्लस अच्छा बनता है। मतलब एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ना तब आपका अच्छे से हो जाता है। साथ ही साथ आपको कोल्ड चेन एक बार ज़रूर बना के है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बना के देखना है, क्योंकि पढ़ने में बहुत ईजी है। जब आप उसको बनाते हो टेबलर फॉर्म में, उसका एज करके, उसका डोज करके और उसका रूट करके, तब बहुत कन्फ्यूजन होता है और एरर भी डेवलप हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आएगी, और ये सारी प्रैक्टिस आपको अपने एग्ज़ाम के लिए ही करनी है। आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अच्छा होगा, बट आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाएंगे तो सिर्फ आप पास हो पाएंगे। मतलब जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ पास होना है तो उनके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट सफिशिएंट है। आप इनको कवर अप कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। वैसे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको हर एक चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। मैंने कोशिश करा है कि ये जो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग रहे, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कभी भी चेंज कर देती है अपना ट्रैक। अगर मैं बात करूँ अटल यूनिवर्सिटी की, तो बीएससी नर्सिंग सेकेंड एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जिनका कोई उम्मीद नहीं थी कि वो एग्जाम में आ सकते, बट वो आ गए। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन थे। इसीलिए एक बार सिलेबस से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन है। एक बार सिलेबस को देखना इट्स मस्ट कंपलसरी, बिकॉज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका वर्क रहता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। तो माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट 1 आपकी है इंट्रोडक्शन। इसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी की 2 डेफिनेशन विद ऑथर नेम पता होनी चाहिए। अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी की 2 डेफिनेशन है आपके बुक में, या फिर आपने कहीं रिसोर्स अपने कलेक्ट करके रखे, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं अवेलेबल करा दूंगी जिसको आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपको ऑथर नेम के साथ इस चीज़ का ध्यान रखना। पहला पॉइंट यही है कि माइक्रोबायोलॉजी की 2 डेफिनेशन विद ऑथर नेम के साथ। दूसरा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसमें आपको क्या डिस्कस करना है? इसमें आपको 5 जो ईरा थे, जैसे कि आपका डिस्कवरी ईरा, ट्रांजिशन ईरा, गोल्डन ईरा, वो आपको आने चाहिए। आने क्या चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं डिटेल करना, बट एक ओवरव्यू करना है। अगर मान लीजिए शॉर्ट में अगर आ जाए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट और उनके इवेंट्स को लिखना है। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपके आएंगे लुइस पाश्चर, उन्होंने आपका क्या वर्क करा, कैसे मतलब कौन से फादर के ब्रांच के माइक्रोबायोलॉजी के, उन्होंने क्या क्या आपके लिए हेल्प करी माइक्रोबायोलॉजी में, आपको वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं। सेम है आपको एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉच, मतलब आपके 8 से 10 हैं, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करे यूनिट में लेक्चर वीडियोज़ के थ्रू, तो आप उसको देख के अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड आपका पॉइंट आता है, आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए और स्कोप पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस जो नर्सिंग में उसके 4 से 5 पॉइंट है, और स्कोप 8 से 10 है। मैं सच बताऊँ, स्कोप माइक्रोबायोलॉजी का खुद से भी कर सकते हैं।
अब इसमें एजुकेशन है, रिसर्च है, हेल्थ प्रैक्टिसेस है, ट्रेनिंग है, साथ ही साथ अवेयरनेस है। तो ये कुछ पॉइंट्स तो आप भी माइक्रोबायोलॉजी से सीख रहे हो ना, तो वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एज अ स्कोप में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट 1 में। ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से भी हैं और पिछले एनालिसिस से भी हैं। पिछले एनालिसिस मतलब कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से। फिर हम बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है माइक्रोब से, कल्चर मीडिया और स्टेनिंग से। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा अटल यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग थर्ड एग्जाम का जो मैंने दिया था, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, माइक्रोब्स में आपको 5 माइक्रोब्स प्रिपेयर करने होते हैं। पहला बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, फंगस, आपका पैरासाइट्स। तो ये आपके 5 माइक्रोब्स हैं जो आप जब क्लासिफिकेशन आएगा या फिर आपका कभी भी माइक्रोब्स के बारे में पूछ रहा है तो आप इन 5 को डिफाइन करोगे, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट्स, एल्गी। सो ये 5 आपके सफिशिएंट है, आपके सिलेबस, आपके बुक में मेंशन है। इसमें आपको लिखना क्या होता है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखेंगे, डायग्राम लिखेंगे विद एग्जाम्पल। तो ये आपको लिखना होता है। अब जब मैं आपको सिंपल से बताती हूँ, जब मेरे एग्जाम में आया था ये 10 नंबर का, तो मैंने कैसे करा था। अब ये क्वेश्चन 10 नंबर में आया था तो ऑफकोर्स ये बात है, इसको बहुत ही ज़्यादा एलिब्रेट करके लिखने की नीड थी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, पहले तो बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन लिख दी। आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट करा, तो सबसे पहले मैंने बैक्टीरिया लिखा, बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके रूट, वो सब लिखे, उसका डायग्राम बनाया, एग्जाम्पल लिखे। साथ ही साथ बैक्टीरिया के जब मैंने एग्जाम्पल लिखे जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, तो मैंने उनके डिजीज़ के नेम भी लिख दिए। क्यों? क्योंकि जब मैंने यूनिट 3 पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पढ़ा था तो मैंने बैक्टीरिया के डिजीज़ कंडीशंस को पढ़ा था। यूनिट 2 में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, यूनिट 3 में हम लोग उनकी डिजीज़ पढ़ते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है यूनिट 2 या यूनिट 3 से, तो हम लोग इसको कोरिलेट कर लेते हैं। कोरिलेट करने से हमारा डेटा बढ़ जाता है, हमारा प्रेजेंटेशन और अच्छा आ जाता है। तो मैंने उनको लिख दिया। तो मेरा ऑफकोर्स ये बात है, जो मतलब पूरा डायग्राम, पूरा कंटेंट करके बैक्टीरिया मेरा 2 पेज में आ गया और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मैंने 1 पेज कर दिया। इतना सफिशिएंट हो गया। सेम एस वे मैंने वायरस के लिए करा, वायरस के लिए भी सफिशिएंट रहा। फंगस 1 पेज में, पैरासाइट 1 पेज में, एल्गी 1 पेज में, क्योंकि इनका कंटेंट कम है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस का कंटेंट बहुत है, तो उसको एलेबरेट कर दिया और इसी से मेरा लॉन्ग 8 पेज का प्रिपेयर हो गया था। इससे मेरा टाइम मैनेज भी हो गया था, मेरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा से हो गया था, प्लस मैंने हर एक कंटेंट को लिख दिया था। ऐसा मुझे नहीं लगा था कि मेरा शायद कुछ मिस हो गया होगा मेरे से या फिर मुझे एक्स्ट्रा और ऐड करने की ज़रूरत है। तो ये होता है सफिशिएंट कंटेंट प्रेजेंट करना। अब डिपेंड आप पे करते हैं कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि ये यूनिट 2 का है तो यूनिट 2 का ही आंसर लिखते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए हमने पूरा माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा है। अगर माइक्रोब्स पूछ रहे हैं तो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, चाहे तो आप उसमें थोड़ा बहुत बाद में प्रिवेंशन ऐड कर सकते हैं, बट उसके लिए अगर मैं ऐड करती हूँ तो शायद मेरे आगे के क्वेश्चन स्किप होते, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को 8 पेज में सफिशिएंटली ओवर कर दिया। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसे प्रेजेंट करो। अगर आपके पास कंटेंट इतना है ना तो आप प्रेजेंटेशन इतना अच्छे से कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। फिर यूनिट 2 में ही आपका बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है बट उसके क्वेश्चंस आपको वेरी शॉर्ट्स में मिलेंगे। जैसे कभी आपसे मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया पूछ लेंगे, कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया पूछ लेंगे, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स पूछ लेंगे, और सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को ही कर्व ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर एग्जाम में कर्व ऑफ बैक्टीरिया आ रहा है तो आप सोचिए कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। कर्व ऑफ बैक्टीरिया ही आपका ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स है। नेक्स्ट आपका फिजिकल पैरामीटर्स पता होने चाहिए बैक्टीरियाज के लिए, माइक्रोब्स के लिए, न्यूट्रिशन पता होना चाहिए जो उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बैक्टीरिया के लिए। ये आपके कभी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में पूछ लेते हैं, लॉन्ग इससे नहीं बनता है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट बनता है। फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यूनिट 2 से स्टेनिंग। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कि स्टेनिंग कौन सी करे, स्टेनिंग तो इतनी ज़्यादा मेंशन है, सो जस्ट चिल डियर। अगर आपके पास स्ट्रेस है तो ऑफकोर्स ही बात है आपका सॉल्यूशन भी है, तो फिर आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूँ, आपको स्टेनिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपसे कोई स्टेनिंग पूछ लीजिए, जैसे कि आपसे अगर 5 नंबर में या 2 नंबर में कोई भी स्टेनिंग पूछी जाए, सबसे पहले आपको स्टेनिंग की डेफिनेशन लिखनी है, स्टेनिंग का क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल सा है,
आपको सिंपल और डिफरेंशियल करके लिख देना है। और जब आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो उसको जैसे बुक में प्रेजेंट करके लिखते हैं ना, एरो बाई एरो करके, वैसे लिखेगा तो थोड़ा सा पेज आपका फिल हो जाएगा क्लासिफिकेशन से ही। उसके बाद में आपको ग्राम स्टेनिंग पढ़नी है, एसिड फास्ट स्टेनिंग पढ़नी है और एंडोस्पोर स्टेनिंग पढ़नी है। तो इन 3 स्टेनिंग को आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना, मतलब बहुत अच्छे से पढ़िएगा हर एक स्टेप को। और आपको क्या करना है, थ्योरीज को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, उस थ्योरी को आपको डायग्राम में प्रेजेंट करना। और इसका डायग्राम कोई डिफिकल्ट सा नहीं है, सिंपल सा आपको रेक्टेंगुलर शेप बनाना जो कि आपकी ट्रे हो जाएगी, आपको इरेगुलर शेप बनाना जो कि आपका माइक्रोब्स हो जाएगा। जब भी कलर की बात है, स्टेनिंग की बात है, तो आपको उसमें शेड कर देना है पेंसिल से। शेड कर देने वाला आपका डार्क कलर बन जाएगा और जो आप कलर नहीं करोगे वो आपका लाइट कलर बन जाएगा। तो आप उससे रेड और ब्लू कलर रिकॉग्नाइज करके अपना आंसर को लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका पेज भी भरेगा, एग्जामिनर को भी इजी रहेगा और आपका प्रेजेंटेशन का एक स्टेप बढ़ जाएगा। सेम एज आप ऐसे ही एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे और एंडोस्पोर स्टेनिंग करेंगे। ये 3 स्टेनिंग आपको डिटेल में करनी है। साथ ही साथ आपको 2 स्टेनिंग को थोड़ा बहुत देख लेना है, जैसे कि आपकी एक आती है एल्बर्ट स्टेनिंग, एक आपकी आती है LPCB मतलब कि लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग। सो स्टेनिंग के लिए इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट आपका आता है कल्चर मीडिया। अब स्टेनिंग से ज़्यादा डाउट तो मुझे कल्चर मीडिया से मिल गया था। कल्चर मीडिया क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक ऐसा मीडिया जिसमें हम लोग ग्रोथ कराते हैं माइक्रोब्स की। सिंपल सी बात है। अब आप कल्चर मीडिया की डेफिनेशन लिख देंगे, जो आप कल्चर मीडिया से सीखते हो वो आप लिख देंगे, कल्चर मीडिया के इंपॉर्टेंस लिख देंगे। अब आपसे कोई भी कल्चर मीडिया पूछा जाए, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कह दिया कि कोई स्पेसिफिक इस कल्चर को आप डिफाइन करो, तो सबसे पहले उस कल्चर को हम बाद में डिफाइन करें। हम अपने कल्चर के डेफिनेशन लिखेंगे, कल्चर के पर्पस लिखेंगे, कल्चर का क्लासिफिकेशन लिखेंगे विद एग्जाम्पल। हमारा ऑलरेडी पेज भर गया कल्चर से, इस टॉपिक से को रिलेट करके लिखा ना, ऐसा तो नहीं हमने बहुत गलत लिखा, नहीं, को रिलेट करके लिखा। मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है उनके लिए, और जिनको आता है तो ऑफकोर्स ये बात है वो अच्छे से लिखेंगे, नो डाउट। फिर जो आपसे स्पेसिफिक कल्चर पूछा गया उसको आप डिफाइन करके फिर उसके एग्जांपल्स कर दीजिएगा, उसका प्रोसीजर बता दीजिएगा। बस इतना आपको कल्चर मीडिया में करना है। कल्चर मीडिया में मेनली आपका क्या आता है, डेफिनेशंस आते हैं, टाइप्स आता है, विद एग्जाम्पल आता है। अगर आप ठाकुर पब्लिकेशन बुक करो तो कल्चर मीडिया उन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है, मतलब कि एक पेज में उन्होंने सारे कल्चर मीडिया को डिफाइन कर दिया है बहुत ही सिंपल वे से, और वो बहुत सफिशिएंट है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ठाकुर पब्लिकेशन से ही माइक्रोबायोलॉजी प्रिपेयर करी है। अगर आप कोई बुक प्रेफर नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप ठाकुर बुक को चूज़ कर सकते हो। ठाकुर बुक में एकदम कंटेंट रिलेवेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है और कंसाइज वे में, तो आप उसको प्रेफर करके अपनी स्टडी को बूस्टअप कर सकते हो। और अगर आपके पास बुक नहीं है और इस वक्त आपको नहीं परचेज करना है, तो उसका भी आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बुक PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे बुक PDF एकदम फ्री है, आप उसको देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और अपनी स्टडी को अच्छे से करिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 आपका है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की। जितने भी आपने ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं वही 5, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एल्गी, आपका पैरासाइट्स और जितना भी आपके माइक्रोब्स आते हैं उनको आपको डेफिनेशन करना है, पोर्टल करना है, प्रिवेंशन करना है, और जो आपने 5 पहले पॉइंट्स पढ़े थे जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, डायग्राम, एग्जाम्पल, वो सब करना है। अब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में बहुत बड़ा डाउट आता है कि बैक्टीरिया से कौन सा हम प्रिपेयर कर लें ऑर्गेनिज्म का नेम के अकॉर्डिंग, और वायरस में से कौन सा कर लें। सबसे ज़्यादा डाउट बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से ही है, तो उसके लिए भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में पहले तो डिवाइड कर दिया गया कोकाई और बेसिलाई को, मतलब कि आपका जो कोड शेप के अकॉर्डिंग होता है ना, तो कोकस का अलग बैक्टीरिया का बनाया गया और बेसिलाई का अलग बनाया गया है। कोकस में भी आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है, फिर बेसिलाई में भी आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, तो इसलिए आपका बैक्टीरिया थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। बाकी आपका वायरस, फंगाई ओके है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आपका आता है स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव कोकाई की अगर मैं बात करूँ तो आपका निजेरिया, गोनोरिया। बस आपको ग्राम कोकाई में इतना करना है। आपके 3 बैक्टीरिया आ रहे हैं, पॉजिटिव के 2 हैं और नेगेटिव का 1 है। अब मैं बात करती हूँ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के लिए, तो आपको बैसिलस एंथ्रासिस करना है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियल करना है, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी करना है,
फिर आपका आता है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में आप ई कोलाई एंड सैल्मोनेला करेंगे, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है बैक्टीरिया के लिए। और जो बैक्टीरिया का डायग्राम है यूनिट 2 में जो मेंशन है बैक्टीरिया का, आप वो बना सकते हैं, या फिर आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का डायग्राम बनाएंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, जैसे कि आपको उसके इंट्रोडक्शन पता होने चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, डायग्राम पता होने चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होने चाहिए, लैब डायग्नोसिस पता होने चाहिए और प्रिवेंशन पता होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल कभी बैक्टीरिया इनके अलावा भी अगर आपको एक बैक्टीरिया दे दिया है तो आप उसको कोरिलेट करके लिखेंगे आपके मेन बैक्टीरिया से। और वैसे अगर आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को कर लेंगे तो आपका प्रिवेंशन है, लैब डायग्नोसिस है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है, थोड़ा सा कॉमन आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स आप बैक्टीरिया के लिख दीजिएगा, डायग्राम आप मेन जो बैक्टीरिया का होता है जो हम लोग बेसलाइन शेप में बनाते हैं आप वो बना दीजिएगा। फिर आपका आता है वायरस। वायरस में आपको 3 वायरस पढ़ने हैं, HIV वायरस, कोविड-19 वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। अगर आपसे वायरस से और कुछ पूछा जा रहा है तो ऑफकोर्स ये बात आपने यूनिट 2 में वायरस को डिटेल में पढ़ा है, आप उस कंटेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका यूनिट वाइज एग्जाम नहीं हो रहा है, आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम हो रहा है, तो आपको जो डेटा लग रहा है कि यूनिट 1 से ले सकते हैं आप लीजिए, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 किसी से लीजिए, आपको उस पेपर को सॉल्व करना है। आपके पास डेटा है, बस उसको अच्छे से प्रेजेंट करके ही लिखना है। तो कंसाइज वे में लिखिए, सफिशिएंट रहता है, बट अच्छे से लिखिए। फिर आपका आता है फंगाई। फंगाई में तो बहुत ज़्यादा डाउट है कि फंगाई में कौन सा फंगाई करे, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बट आपने सिलेबस तो देखा ही नहीं। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपके 2 फंगाई मेंशन है, एक आपकी है सुपरफिशियल माइकोसिस, एक आपकी है डीप माइकोसिस। डीप माइकोसिस को ही हम लोग कहते हैं सिस्टमिक माइकोसिस। अब आपके सिलेबस में सिर्फ 2 फंगाई के मेंशन है, तो आपको सिर्फ इन दोनों को पढ़ना है। बट इसमें भी डाउट आता है कि इनके एग्जाम्पल्स 4 से 5 और 4 से 5 में डिटेल में किसको पढ़ें, तो मैं उसका भी आपका बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। सुपरफिशियल माइकोसिस में आपको कैंडिडा के बारे में पढ़ना है, कैंडिडा अल्बलाइकेंस के बारे में। डीप माइकोसिस में आपको हिस्टोप्लास्ट कैप्सूल एटम के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आता है, पैरासाइट्स, रोडेंट्स, वेक्टर। इन तीनों के लिए आपका जो हेडिंग्स रहेंगी वो सेम रहेंगी। आपकी हेडिंग्स क्या रहेगी, आपको डेफिनेशन तीनों की प्रिपेयर करनी है, टाइप्स या फिर आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन तीनों का प्रिपेयर करना है, ट्रांसमिशन आपको तीनों का प्रिपेयर करना है, कंट्रोल आपको तीनों का प्रिपेयर करना है। इसलिए मैंने वैसे मेंशन करा है, जैसे पैरासाइट्स इसके हेडिंग्स लिख दी हैं, रोडेंट्स में लिख दिया सेम एज पैरासाइट हेडिंग्स, वेक्टर में भी मैंने यही चीज़ करी है, बट मैं वीडियो में बता रही हूँ तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, क्योंकि जब मैं ये शेयर करूँ आपके साथ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं अभी आगे वीडियो में ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। साथ ही साथ ये टॉपिक मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँगी, आप इसका प्रिंट करवा सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, सिर्फ 5 मिनट का काम है, लिख लीजिएगा 2 पेज पे और आपका एग्जाम तक वर्क रहेगा। फिर आपकी आती है लास्ट यूनिट माइक्रोबायोलॉजी की, दैट इज यूनिट 4 ह्यूमैनिटी। तो सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। ह्यूमैनिटी में आपके कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, जैसे कि इनेट ह्यूमैनिटी, डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ह्यूमैनिटी। एक आपका डिफरेंस आ जाता है एक्टिव ह्यूमैनिटी और पैसिव ह्यूमैनिटी में, तो आपको ये 2 डिफरेंस प्रिपेयर कर लेने हैं। आपके बुक में भी मेंशन होगा, नहीं है तो आप गूगल का हेल्प लीजिएगा, गूगल में बहुत अच्छे से डिफरेंस है, और डिफरेंस को आपको हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है। मतलब कि आपको एक तरफ एक्टिव एक तरफ पैसिव, बीच में लाइन खींचनी है, फिर अपना कोरिलेट करके दोनों को पॉइंट्स में लिखना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अगर आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर देखा होगा अटल यूनिवर्सिटी का जो मैंने दिया था, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आया था 5 नंबर में। तो आप उसमें क्या कंटेंट लिख सकते हो, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, एंटीजन की डेफिनेशन लिखेंगे, एंटीबॉडीज़ की, फिर जो आपके पॉइंट्स बुक में मेंशन है वो आप लिखेंगे। साथ ही साथ इसमें जो टेस्ट होते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसमें आपके 2 टेस्ट होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी में, एक आपका होता है एग्लूटिनिन रिएक्शन, एक होती है आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आप उसको लिखेंगे। अगर आपका डेटा सही, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स के लिए आपको मेनली 3 से 4 पेज लिखने होते हैं, अगर आपका इस समय फिल हो रहा है पेज तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा तो आप सीरोलॉजिकल टेस्ट भी लिख सकते हैं। आपके 5 सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो इसी के अंदर आते हैं, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी के सब टॉपिक्स में ही आता है। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें आपको डेफिनेशन और इसके 5 जो टाइप्स हैं उनको पता होना चाहिए। आप टेबुलर फॉर्म में जो आपका माइक्रोबायोलॉजी में मेंशन है वो बहुत ही सफिशिएंट है, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें मेनली क्या है आपका सबसे पहले तो उसके जो अनदर नेम या डिस्क्रिप्टिव नेम होते हैं वो मेंशन है, इनिशिएशन टाइम मेंशन है, मैकेनिज्म मेंशन है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेंशन है। मैंने बुक से प्रिपेयर करा था, आप भी इसको प्रिपेयर बुक से करिएगा, सफिशिएंट है।
और कन्फ्यूजन भी नहीं क्रिएट होता है। यूनिट 4 में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और आपको उसका फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। फ्लो चार्ट में जो है हर एक का आपको यूज़ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोल्ड चेन अगर 5 नंबर में आ रही है तो आप उसको लिख सकते हैं, और अगर 2 नंबर में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन लिखना है और आपको उसकी सीरीज़ लिख देनी है, नो डाउट। फिर आपका आता है ह्यूमनाइजेशन शेड्यूल। आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और वो चार्ट आना चाहिए जिसमें आप हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हो कि किसको कौन सी हमें वैक्सीन देनी है। और आपको वैक्सीन के टाइप्स भी पता होने चाहिए। कोल्ड चेन अगर आ रहा है तो आपको ऐसा है वैक्सीन की डेफिनेशन, वैक्सीन के टाइप्स भी लिखने हैं। वैक्सीन आपके 3 टाइप्स की होती है, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, विद एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑफ कोर्स ये बात है, आपने बहुत बार पढ़ा है, आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो, प्लस आपने बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डेफिनेशन आते हैं, फिर इसके 5 टाइप्स आते हैं, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, फिर इसका डायग्राम आता है। तो ये सारा कंटेंट आपका था यूनिट 4 में। ऑफ कोर्स ये बात है यूनिट 4 आपकी बड़ी है तो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपका बड़ा है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको कैसे पढ़ना, क्या क्या चीज़ करनी है और कैसे आपको लिखना है। ऑल्दो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो गए माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से, आप वीडियो में देख लीजिए। आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आ रहा है या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो मेरे अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं, लेक्चर्स वीडियोस, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 डिटेल में डिस्कस कर रहा है। आप उसको देख लेंगे तो आपका डाउट ऑफकोर्स ये बातें क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसको देखने के बाद भी डाउट ना क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छे से जाएगा। आप अपनी डाउट्स को क्लियर करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। वैसे माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, बट बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल नहीं यूज़ करते हैं, इसीलिए हम आपके साथ टॉपिक्स वीडियो में भी शेयर कर देते हैं जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 1 में आपके सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल यूज़ करते हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं PDF शेयर कर दूँगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं यूज़ करते हैं तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूनिट 1 टॉपिक्स का। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपके कुछ टॉपिक्स ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो आपके माइक्रोब्स का है, बैक्टीरिया का है, स्टेनिंग का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको कौन से टॉपिक्स में क्या पॉइंट लिखना है, क्योंकि मैंने स्पेशली ब्रैकेट में मेंशन करा है। जैसे कि आपके 5 माइक्रोब्स आते हैं, B बैक्टीरिया, F फंगाई, V वायरस, A एल्गी, P पैरासाइट्स। साथ ही साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखना है, डायग्राम लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। बैक्टीरिया के लिए आपके जो 5 पॉइंट्स आते हैं वो बताया है। स्टेनिंग आपके इम्पॉर्टेंट 3 हैं, लेकिन आपको LPCB और एल्बर्ट स्टेनिंग को भी प्रिपेयर करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट 2 में आपका कल्चर मीडिया भी है। कल्चर मीडिया में आपको सिर्फ डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल प्रिपेयर करना है। यूनिट 3 आपका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में आपको डेफिनेशन, पोर्टल, प्रिवेंशन, ये एक चीज़ बस ऐड ऑन कर दी अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉइंट से। फिर बैक्टीरिया में आपके मेंशन है, कोकाई का अलग है, बेसिलाई का अलग है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव का भी अलग अलग है। बैक्टीरिया में आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर आपका नेक्स्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आता है वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स, रोडेंट्स, वेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी पैरासाइट्स, रोडेंट्स, वेक्टर में आपको सिर्फ डेफिनेशन, टाइप्स एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल ही प्रिपेयर करना है। सेम पैरासाइट जैसे टॉपिक, सेम वेक्टर जैसा टॉपिक ही आपका मतलब मेन हेडिंग्स रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोडेंट्स के लिए आपको स्पेशल या फिर अलग से हेडिंग्स करनी नहीं, ये हेडिंग्स आपके लिए सफिशिएंट, आपको बस इन्हीं को प्रिपेयर करना है रोडेंट्स और वेक्टर में। फिर आपका आता है वायरस और फंगाई। वायरस में मेनली आपका है HIV, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा। फंगाई में आपके 2 मेंशन थे आपके सिलेबस में ही, सुपरफिशियल माइकोसिस, डीप माइकोसिस। इसके अंदर आप कैंडिडा अल्बिलाइकेंस को प्रिपेयर कर लीजिए सुपरफिशियल में, और सिस्टमिक में आप हिस्टोप्लाज्मा को। वायरस में मैंने कुछ पेंसिल से पॉइंट मेंशन करा जो बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करा था आप लोगों को, मैं इसको भी क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि अगर आपसे स्पेशली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में वायरस पूछ लिया गया है 5 नंबर में, तो आप पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे वायरस का, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे वायरस की, मॉर्फोलॉजी लिखेंगे वायरस की, सोर्स लिखेंगे वायरस का, एग्जाम्पल लिखेंगे वायरस का और डायग्राम बनाएंगे। इतना सफिशिएंट है। और अगर सिर्फ आपसे कोई वायरस पूछ लिया गया, फॉर एग्जांपल स्पेशली आपसे HIV वायरस पूछ लिया, तो आप HIV वायरस का इंट्रोडक्शन देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आप वायरस के लिखेंगे, डायग्राम आप HIV वायरस का बनाएंगे,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप HIV वायरस का लिखें, लैब डायग्नोसिस या फिर आप कह सकते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन आप HIV वायरस का लिखेंगे, फिर आप प्रिवेंशन के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू से आपको बता दिया कि अगर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से आ रहा है तो आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट आपकी है यूनिट 4 ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में आपके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि ह्यूमिडिटी है, डिफरेंस है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, कोल्ड चेन है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है और इम्यूनोग्लोबिन्स है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स आते हैं यूनिट 4 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट 4 आपकी कंप्लीट हो गई। आपका माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपके साथ शेयर कर दिए। आपको अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।